नमस्कार दोस्तों, एमएसजी की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में राजस्थान के लोक नाट्य टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले अपन ने राजस्थान के लोक नाट्य टॉपिक की डेफिनेशन पढ़ी, फिर अपन ने लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता पढ़ी। तो याद रखना, प्रमुख विशेषताएं कितनी है? 7 विशेषताओं को मैंने पिछली क्लासेज में आपको अच्छे से समझाया है। इसके बाद में अपन ने राजस्थान में प्रसिद्ध लोकनाट्य के नाम जाना। जो लोकनाट्य के नाम याद रखना है, इनको कौन कौन से लोकनाट्य राजस्थान में प्रसिद्ध है। फिर अपन ने एक एक करके इनका डिटेल में अध्ययन किया, जिसमें सबसे पहले ख्याल लोकनाट्य पढ़ा। इसके बाद में अपन ने कुचामनी ख्याल पढ़ा। कुचामनी ख्याल पढ़ने के बाद में तुरा कलंगी ख्याल का अध्ययन किया। फिर जयपुरी ख्याल, फिर शेखावटी और चिड़ावा ख्याल। इसके बाद में हेला ख्याल और अली बख्शी ख्याल और डपाली ख्याल, भेंट के दंगल, कन्हैया ख्याल। फिर जो भी अन्य इम्पोर्टेंट ख्याल है उनके बारे में अपन ने पढ़ा। फिर नौटंकी लोकनाट्य के बारे में पढ़ा और इसका अपन डिटेल में अध्ययन किया। फिर नेक्स्ट पढ़ा अपन ने तमाशा लोकनाट्य। तमाशा लोकनाट्य इम्पोर्टेंट लोकनाट्य है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। स्वांग, फिर अपन ने स्वांग लोकनाट्य पढ़ा, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अपन ने फड़ पढ़ी, फड़ में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको याद कर लेना। अपन ने जो भी इम्पोर्टेंट फड़ थी वो सारी पढ़ ली। इसके बाद में अपन ने रम्मत लोकनाट्य का अध्ययन किया, जिसमें प्रसिद्ध रम्मते यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। मनीरामरी रम्मत, प्रसिद्ध रम्मते कल की क्लासेज में कंप्लीट कर लिए थे। अब आज अपन स्टार्ट करेंगे चारबेत लोकनाट्य। चारबेत लोकनाट्य के संबंध में सबसे पहले याद रखना, जो चारबेत लोकनाट्य है यह मूलतः अफगानिस्तान की शैली में है। कौन सी शैली में है? याद रखना, मूलतः अफगानिस्तान की शैली में है। चारबेत लोकनाट्य किस शैली में है? तो याद रखना, चारबेत लोकनाट्य मूलतः अफगानिस्तान की शैली में है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो चारबेत लोकनाट्य है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो याद रखना, टोंक में लोकप्रिय है। कहाँ की प्रिय है? टोंक की लोकप्रिय है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, संगीत दंगल रूपी काव्य विद्या पर आधारित है। जो चारबेत लोकनाट्य है वो संगीत दंगल रूपी काव्य पर आधारित है। दंगल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता रूपी काव्य विद्या पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो चारबेत लोकनाट्य है इसमें कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, वाद्य यंत्र कौन सा है? डफ, जैसे डफ या अवनत वाद्य यंत्र होता है। जो डफ होता है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो याद रखना, अवनत वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, चारबेत लोकनाट्य मूलतः पठान शैली में प्रस्तुतिकरण। जो चारबेत लोकनाट्य है इसका प्रस्तुतिकरण किस शैली में किया गया है? तो याद रखना, इसका प्रस्तुतिकरण पठान शैली में किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में पश्तो भाषा का प्रयोग किया गया है। जो चारबेत लोकनाट्य है इसमें प्रारंभ में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो याद रखना, पश्तो भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के काल में प्रारंभ किया गया था। जो चारबेत लोकनाट्य है ये किसके काल में प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना, टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के काल में प्रारंभ किया गया था। और चारबेत लोकनाट्य के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखना, अब्दुल खां और करीम खां नियग। कौन कौन थे? अब्दुल खां, करीम खां, नियग। प्रवर्तक याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चारबेत लोकनाट्य के प्रवर्तक अब्दुल खां और करीम खां। चारबेत लोकनाट्य के संबंध में नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो चारबेत लोकनाट्य है के कलाकार है उनको टोक लेकर कौन आई थी? तो याद रखना, नवाब सैदत अली खां। कौन लेके आए थे? नवाब सैदत अली खां कलाकारों को टोक लेके आए थे, याद रखना। चारबेत लोकनाट्य के संबंध में सबसे पहले याद रखना, मूलतः अफगानिस्तान की शैली में है।
कहाँ का लोकप्रिय है? तो याद रखना टोंक का लोकप्रिय है। किस संगीत रूपी काव्य विद्या पर आधारित है? वाद्यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना डफ। डफ किस प्रकार का वाद्यंत्र है? याद रखना अवनद वाद्यंत्र। शैली का प्रस्तुतिकरण किस शैली में किया गया है? चार बेत लोकनाट्य का प्रस्तुतिकरण किस शैली में किया गया है? तो याद रखना पठान शैली में किया गया है। और किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो याद रखना पश्तो भाषा का प्रयोग किया गया है। और चार बेत लोकनाट्य किसके काल में प्रारंभ किया गया? तो याद रखना टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के काल में प्रारंभ किया गया है। प्रवर्तक कौन है चार बेत लोकनाट्य के? तो याद रखना अब्दुल खां और करीम खां नियग। नवाब सैदत अली खां कलाकारों को टोंक लेकर आए थे। याद रखना चार बेत लोकनाट्य के कलाकारों को टोंक लेकर कौन आए थे? तो याद रखना नवाब सैदत अली खां। याद रखना नवाब सैदत अली खां। नवाब सैदत अली खां। चार बेत लोकनाट्य इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे संबंधित जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ाए हैं इनको याद कर लेना, जिसमें सबसे पहले याद करना मूलतः अफगानिस्तान की शैली में है। दूसरा याद रखना टोंक में लोकप्रिय है। तीसरा याद रखना संगीत दंगल रूपी काव्य विद्या पर आधारित है। चौथा याद रखना चार बेत लोकनाट्य में वाद्यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? डफ वाद्यंत्र प्रयोग किया जाता है। मूलतः पठान शैली में प्रस्तुतिकरण है। प्रारंभ में पश्तो भाषा का प्रयोग किया गया है। टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के काल में प्रारंभ किया गया है। प्रवर्तक कौन है? तो अब्दुल खां और करीम खां इसके प्रवर्तक है। और नवाब सैदत अली खां कलाकारों को टोंक लेकर आए थे। ये पॉइंट चार बेत लोकनाट्य के संबंध में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लोकनाट्य पढ़ते हैं गवरी लोकनाट्य। गवरी लोकनाट्य के संबंध में सबसे पहले याद रखना जो गवरी लोकनाट्य है ये एक प्रकार का नृत्य नाटिका कहलाती है। गवरी लोकनाट्य को क्या कहते हैं? नृत्य नाटिका। पिछली क्लासेज में मैंने आपको बताया था गवरी लोकनाट्य है, इसको नृत्य नाटिका भी कहा जाता है। गवरी लोकनाट्य के संबंध में सबसे पहला पॉइंट याद रखना जो गवरी लोकनाट्य है ये राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। प्राचीनतम लोकनाट्य है। राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य कौन सा है? तो याद रखना गवरी लोकनाट्य। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो गवरी लोकनाट्य है इसे लोकनाट्यों का मेरुनाट्य भी कहा जाता है। गवरी लोकनाट्य को क्या कहा जाता है? लोकनाट्यों का मेरुनाट्य भी कहा जाता है। याद रखना लोकनाट्य का मेरुनाट्य किसे कहा जाता है? गवरी लोकनाट्य को। जो गवरी लोकनाट्य है इसका प्रस्तुतिकरण कब किया जाता है? तो याद रखना इसका प्रस्तुतिकरण दिन में किया जाता है। गवरी लोकनाट्य का प्रस्तुतिकरण कब किया जाता है? तो याद रखना दिन में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो गवरी लोकनाट्य है इसका प्रारंभ कब होता है? तो याद रखना रक्षाबंधन के दूसरे दिन से और 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक लगभग सवा महीना गवरी लोकनाट्य का आयोजन होता है। तो याद रखना रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक लगभग सवा महीना। अब जो गवरी लोकनाट्य है ये किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो याद रखना मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। किस क्षेत्र में? मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। याद रखना गवरी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। कौन कौन से जिलों में? तो याद रखना उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है और सलूम्बर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है। कौन कौन से है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। गवरी लोकनाट्य के संबंध में याद रखना नेक्स्ट पॉइंट पुरुष प्रधान लोकनाट्य है। जो गवरी लोकनाट्य है कैसा लोकनाट्य है? पुरुष प्रधान लोकनाट्य है। याद रखना पुरुष प्रधान लोकनाट्य है। जो गवरी लोकनाट्य किस जनजाति का लोकप्रिय है? तो याद रखना यह भील जनजाति का लोकप्रिय है। कौन सी जाति का? भील जनजाति में लोकप्रिय है। गवरी लोकनाट्य किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो याद रखना भील जनजाति में लोकप्रिय है। वाद्यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना इसमें मांदल वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मांदल वाद्यंत्र किस प्रकार का वाद्यंत्र है? तो याद रखना यह अवनद वाद्यंत्र है। किस प्रकार का वाद्यंत्र है? याद रखना अवनद वाद्यंत्र है। किस प्रकार का वाद्यंत्र है? अवनद वाद्यंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो गवरी लोकनाट्य है यह किस कथा पर आधारित है? तो याद रखना गवरी लोकनाट्य शिव पार्वती और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है गवरी लोकनाट्य किस पर आधारित है, किस कथा पर आधारित है? तो याद रखना शिव पार्वती और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। जो गवरी लोकनाट्य है इसमें जो शिव को क्या कहा जाता है? तो याद रखना शिव को पूरिया कहा जाता है। शिव को क्या कहा जाता है? पूरिया। गवरी लोकनाट्य में शिव को क्या कहा जाता है? पूरिया कहा जाता है। और ये किस कथा पर आधारित है? तो याद रखना शिव पार्वती भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गवरी लोकनाट्य के संबंध में
याद रखना, शिव पार्वती भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव को पूरिया कहा जाता है। वाद्यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? मांदल वाद्यंत्र प्रयोग किया जाता है। अब गौरी लोक नाट्य में कितने पात्र होते हैं? तो याद रखना, पात्र मतलब यहाँ पे मिट्टी का बर्तन नहीं है। पात्र का मतलब है कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। तो याद रखना, मांझी भाग लेते हैं और खेलिए भाग लेते हैं। मांझी है, इसमें प्रमुख पात्र 5 होते हैं और खेलिए में ये एक अन्य पात्र होता है। याद रखना, मांझी और खेलिए ये इसके प्रमुख पात्र है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मांझी और खेलिए पात्र किस लोकनाट्य से संबंधित है? तो याद रखना, कौन से लोकनाट्य से? तो याद रखना, गौरी लोकनाट्य से संबंधित है। अब मांझी जो पात्र है इसमें प्रमुख पात्र 5 होते हैं। तो याद रखना, पहला है राई बुढ़िया। कौन सा है पहला? याद रखना, राई बुढ़िया। पहला पात्र कौन सा है? राई बुढ़िया। दूसरा याद रखना, झामटिया। झामटिया कौन होता है? जो कविता पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? झामटिया। कविता पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? झामटिया। और कविता का दोहरान करता है उसे क्या कहते हैं? खमटिया। क्या कहते हैं? खमटिया। और गौरी नाटक का सूत्रधार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उसे खुटकड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुटकड़िया। और जो पांचवा होता है उसे क्या कहते हैं? पाट बोपा। कौन होता है पांचवा? पाट बोपा। मांझी के प्रमुख पात्र कितने होते हैं? 5, जिसमें पहला होता है राई बुढ़िया, दूसरा होता है झामटिया। झामटिया कौन होता है? जो कविता का पाठ करता है वो क्या कहलाता है? झामटिया। तीसरा है खमटिया। खमटिया कौन होता है? जो कविता का दोहरान कराता है वो क्या कहलाता है? खमटिया। और जो गौरी नाट्य का जो सूत्रधार होता है वो क्या कहलाते हैं? खुटकड़िया। क्या कहलाता है? खुटकड़िया। और पांचवा कौन होता है? पाठबोफा होते हैं। याद रखना, मांझी के प्रमुख पात्र 5 है, जिसमें पहला राई बुढ़िया, दूसरा झामटिया, तीसरा खमटिया, चौथा है खुटकड़िया और पांचवा है पाठबोफा। झामटिया क्या होता है? कविता का पाठ करता है। और खमटिया क्या होता है? कविता का दोहरान करता है। और गौरी नाट्य का सूत्रधार कौन होता है? खुटकड़िया। याद रखना, ठीक है। अब जो गौरी लोकनाट्य है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, गौरी लोकनाट्य है, ये यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा, ये अंतिम 2 दिन है, याद रखना इसको, अंतिम 2 दिन। तो याद रखना, गौरी लोकनाट्य की जो 40 दिन तक आयोजन होता है, जिसके अंतिम 2 दिन है ना, तो उसमें 2 दिन को, उसमें एक तो घड़ावण होता है और एक होता है बलावन। अंतिम 2 दिन को क्या कहा जाता है? एक तो कहा जाता है गड़ावन और बलावन। क्या कहा जाता है? अंतिम 2 दिनों को क्या कहा जाता है? गड़ावन और बलावन। याद रखना, अंतिम 2 दिनों को क्या कहा जाता है? गड़ावन और बलावन। जो गौरी लोकनाट्य है, इसकी प्रमुख लघु नाटिकाएं कौन कौन सी है? तो याद रखना, कौन कौन सी है? फर्स्ट है गोमा मीणा। कौन सी है? गोमा मीणा, कालुकीर, कानगुजरी, हिंदवा, बडलिया और खेजड़िया भूत, सुर सुरंडी, भवरा, दानव। याद रखना, ये कौन कौन है लघु नाटिका में? प्रमुख लघु नाटिकाएं कौन कौन सी है? तो याद रखना, गोमा मीणा, कालुकीर, कानगुजरी, हिंदवा, बडलिया, खेजड़िया भूत, सुर सुरंडी, भवरा, दानव। इनको याद करना इम्पोर्टेंट है। गोमा मीणा को तो याद करना, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, तो स्टार भी लगा हुआ है इस पर, तो इसको तो ज़रूर याद रखना। गोमा मीणा, कालुकीर, कानगुजरी, हिंदवा, बडलिया, खेजड़िया भूत, सुर सुरंडी, भवरा, दानव। इनको याद रखना, ये प्रमुख लघु नाटिकाएं हैं किसकी? गौरी लोकनाट्य की। अब गौरी लोकनाट्य के संबंध में सबसे पहले अपन इसकी प्रमुख विशेषता पढ़ लेते हैं। प्रमुख विशेषता पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी विशेषता है इसकी? तो याद रखना, गौरी लोकनाट्य की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि भाद्रपद कृष्ण एकम को पाट बोपा खेड़ा देवी से गौरी प्रारंभ करने की आज्ञा लेता है। याद रखना, जो भाद्रपद कृष्ण एकम को पाट बोपा के द्वारा खेड़ा देवी से गौरी प्रारंभ करने की आज्ञा लेता है। याद रखना, भाद्रपद कृष्ण एकम को पाट बोपा खेड़ा देवी से गौरी प्रारंभ करने की आज्ञा लेता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, गौरी का प्रारंभ गांव में किसी चौराहे पर, जो गौरी का प्रारंभ किसी गांव के चौराहे पर त्रिशूल गाड़ कर किया जाता है। जो गौरी लोकनाट्य है, इसका प्रारंभ कैसे किया जाता है? तो याद रखना, गांव के जो चौराहे हैं वहाँ पे त्रिशूल गाड़ कर किया जाता है, तथा संबंधित गांव गौरी का खर्चा वहन करता है। जो गौरी लोकनाट्य में जो भी खर्चा होता है वो कौन वहन करेगा? तो याद रखना, उस गांव के लोगों के द्वारा ही
उसका खर्चा वहन किया जाता है। पहला तो याद रखना, भाद्रपद कृष्ण एकम को पाट बोपा खेड़ा देवी से गौरी प्रारंभ करने की आज्ञा लेते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना, गौरी का प्रारंभ गांव में किसी चौराहे पर त्रिशूल गाड़ कर किया जाता है तथा संबंधित गांव गौरी का खर्चा वहन करता है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो गौरी लोकनाट्य है विभिन्न कथानकों को मूल कथानक से जोड़ने के लिए सामूहिक नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। याद रखना, जो गौरी लोकनाट्य में विभिन्न कथानकों को, मतलब अलग अलग कथानक होते हैं, उनको मूल कथानक से जोड़ने के लिए सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना जिसे गौरी की गाई कहते हैं, जिसे गौरी की गाई कहते हैं। विभिन्न कथानकों को मूल कथानक से जोड़ने के लिए सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, याद रखना जिसे गौरी की गाई कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गौरी की गाई कहते हैं। नेक्स्ट विशेषता याद रखना, गौरी में भाग लेने वाले पात्र 40 दिन तक, याद रखना जो गौरी लोकनाट्य है इसमें भाग लेने वाले जो पात्र हैं उन्हें 40 दिन तक हरी सब्जियां, मांस, मदिरा, शयन बिस्तर होते हैं ना, चरण पादुकाएं और स्त्री गमन से दूर रहना पड़ता है। मतलब उन्हें हरी सब्जियां, मांस, मदिरा, शयन बिस्तर, चरण पादुका और स्त्री गमन, स्त्री से संबंध बनाना, ये वर्जित रहता है। गौरी लोकनाट्य में याद रखना, गौरी लोकनाट्य में जो भाग लेने वाले पात्र 40 दिन तक हरी सब्जियां, मांस, मदिरा, शयन बिस्तर, चरण पादुका, स्त्रीगमन से दूर रहते हैं। इनमें किसी प्रकार का सेवन नहीं कर सकते। वो हरी सब्जियां नहीं खा सकते, मांस, मदिरा नहीं खा सकते, बिस्तर पे सो नहीं सकते और चरण पादुका नहीं पहन सकते, स्त्री से संबंध नहीं बना सकते। याद रखना, गौरी लोकनाट्य के संबंध में अपन ने 4 विशेषताएं पढ़ी, चारों को अच्छे से रीड कर लेना। भाद्रपद कृष्ण एकम को पाट बोपा खेड़ा देवी से गौरी प्रारंभ करने की आज्ञा लेता है। दूसरी याद रखना, गौरी का प्रारंभ गांव के किसी चौराहे पर त्रिशूल गाड़ कर किया जाता है और संबंधित गांव गौरी का खर्चा वहन करता है। थर्ड विशेषता याद रखना, गौरी लोकनाट्य विभिन्न कथानकों को मूल कथानक से जोड़ने के लिए सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जिसे गौरी की गाई कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना गौरी की गाई किसे कहते हैं। गौरी में भाग लेने वाले पात्र 40 दिन तक हरी सब्जियां, मांस, मदिरा, शयन बिस्तर, चरण पादुका, स्त्री गमन से दूर रहते हैं। याद रखना। अब गौरी लोकनाट्य के संबंध में एक नोट याद रखना, और ये नोट एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो याद रखना, जो गौरी लोकनाट्य है इसमें जो एक राइटर है भानु भारती। राइटर कौन है? भानु भारती, जिन्हें पशु गायत्री नाटक की रचना की थी। और ये किस लोकनाट्य पर आधारित है? तो याद रखना गौरी लोकनाट्य पर आधारित है। याद रखना, भानु भारती ने पशु गायत्री नाटक की रचना की थी, जो किस लोकनाट्य पर आधारित है? तो याद रखना गौरी लोकनाट्य पर आधारित है। तो याद रखना गौरी लोकनाट्य पर आधारित है। कौन से लोकनाट्य पर आधारित है? गौरी लोकनाट्य पर आधारित है। ये नोट आप याद रखना। गौरी लोकनाट्य के संबंध में भानु भारती ने पशु गायत्री नाटक की रचना की, जो किस लोकनाट्य पर आधारित है? तो याद रखना गौरी लोकनाट्य पर आधारित है। गौरी लोकनाट्य के संबंध में आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है इसको, तो मेरी उम्मीद रहेगी कि मैंने जितना आपको पढ़ाया है एग्ज़ाम में उसके अंदर ही क्वेश्चन आ जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। और मैंने इम्पोर्टेंट जो भी फैक्टर थे इसके वो सारे मैंने आपको करा दिए। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रामलीला। नेक्स्ट लोकनाट्य कौन सा है? तो याद रखना रामलीला। रामलीला में सबसे पहले याद रखना, रामलीला किसके जीवन का प्रस्तुतिकरण होता है? तो याद रखना भगवान राम के जीवन का प्रस्तुतिकरण होता है। जो रामलीला होती है ये किसके जीवन का प्रस्तुतिकरण है? तो याद रखना भगवान राम के जीवन का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। रामलीला में किसका जीवन का प्रस्तुतिकरण किया जाता है? भगवान राम के जीवन का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। पहला पॉइंट याद रखना भगवान राम के जीवन का प्रस्तुतिकरण। दूसरा पॉइंट याद रखना, जो रामलीला होती है इसके प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक याद रखना कौन है? तुलसीदास। कौन है प्रवर्तक? तुलसीदास। अब रामलीला की प्रसिद्ध रामलीलाएं कौन कौन सी है? तो याद रखना किस क्षेत्र में कौन सी रामलीला प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है रामलीला के संबंध में। और मिलान भी करवा सकता है कि बिसाऊ झुंझुनू में किस प्रकार की रामलीला होती है। तो याद रखना बिसाऊ झुंझुनू में मुख बिनाई पर आधारित या गूंगी रामलीला होती है। मतलब गूंगे बहरे की रामलीला कहाँ होती है? तो याद रखना बिसाऊ झुंझुनू में। और शिव का धनुष जनता द्वारा तोड़ा गया, ये
रामलीला कहाँ होती है, तो याद रखना अटरू बारा में होती है। कहाँ होती है, अटरू बारा में। और ढाई कड़ी की रामलीला, ढाई कड़ी की रामलीला कहाँ होती है, तो याद रखना मांगरोल बारा में होती है। कहाँ होती है, मांगरोल बारा में। और ये पाटुदा कहाँ है, कोटा में। और जुरहरा रामलीला डिंग में होती है। वेकटेंस मंदिर कहाँ होता है, भरतपुर में होती है। और खडार सवाई माधोपुर, ये याद रखना। नेक्स्ट कौन सी है, खडार सवाई माधोपुर। प्रसिद्ध रामलीलाएं कौन कौन सी है, तो याद रखना गुंगी रामलीला तो बिसाऊ झुंझुनू में होती है। और याद रखना शिव का धनुष जनता द्वारा तोड़ा जाता है तो अटरू बारा में होती है। याद रखना ढाई कड़ी की रामलीला कहाँ होती है, तो याद रखना मांगरोल बारा में। इन तीनों को तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। पाटुदा कोटा में, और जुरहरा डींग में, वेकटेंस मंदिर का भरतपुर में, और खडार सवाई माधोपुर में। याद रखना रामलीला के संबंध में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, भगवान राम के जीवन का प्रस्तुतिकरण होता है। दूसरा याद रखना इसके प्रवर्तक कौन है, तो याद रखना तुलसीदास। तीसरा पॉइंट याद रखना रामलीला के संबंध में जो प्रसिद्ध रामलीलाएं हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी रामलीला प्रसिद्ध है, तो याद रखना बिसाऊ झुंझुनू में मुख बिनाई पर आधारित है या गुंगी रामलीला की जाती है। याद रखना। दूसरी याद रखना शिव का धनुष जनता द्वारा तोड़ा जाता है, कौन सी रामलीला है, तो याद रखना अटरू बारा में। और ढाई कड़ी की रामलीला कहाँ की जाती है, तो याद रखना मांगरोल बारा में। बाकी जो बची हुई रामलीला है इनको याद रखना कौन से क्षेत्र में कौन सी रामलीला होती है। रामलीला लोकनाट्य के संबंध में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये समझ में आ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं रासलीला लोकनाट्य। रासलीला में सबसे पहले याद रखना, रास से याद रखना भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन। किसकी लीलाओं का मंचन होता है इसमें, रासलीला में किसकी लीलाओं का मंचन होता है, तो याद रखना भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है। दूसरा याद रखना इसके प्रवर्तक कौन है, तो याद रखना वल्लभाचार्य। और राजस्थान में प्रवर्तक कौन है, तो याद रखना हित हरिवंश। कौन है, हित हरिवंश। रासलीला भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन है और प्रवर्तक कौन है इसके, वल्लभाचार्य। और राजस्थान में प्रवर्तक कौन है, तो याद रखना हित हरिवंश। और प्रमुख क्षेत्र याद रखना रासलीला का कौन सा है, तो ब्रज क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है रासलीला, तो ब्रज क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ब्रज क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो भरतपुर, डींग और धौलपुर। याद रखना ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से जिले में प्रसिद्ध है, भरतपुर, डींग और धौलपुर में। और रासलीला का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है, ब्रज क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, भरतपुर, डींग, धौलपुर। याद रखना। अब जो रासलीला है ये सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे, तो याद रखना शिवलाल कुमावत। कौन थे, शिवलाल कुमावत। याद रखना इंपॉर्टेंट है, रासलीला को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले कौन है, शिवलाल कुमावत। याद रखना शिवलाल कुमावत। अन्य कलाकार कौन कौन है, तो याद रखना हरगोविंद स्वामी फर्स्ट, सेकंड याद रखना राम स्वरूप स्वामी और रामसुख स्वामी। याद रखना अन्य कलाकार में कौन कौन है, हरगोविंद स्वामी और राम स्वरूप स्वामी, रामसुख स्वामी। ठीक है, रासलीला के संबंध में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना। एक और याद रखना जो प्रसिद्ध रासलीला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना नीचे है प्रसिद्ध रासलीला। प्रसिद्ध रासलीला कहाँ की है, तो याद रखना कामा डींग। कामा कहाँ, कौन से जिले में आ गया, अब डींग में आ गया। पहले कहाँ था ये, भरतपुर में। और फुलेरा जयपुर में। याद रखना प्रसिद्ध रासलीला कहाँ की है, कामा डींग की है और फुलेरा जयपुर की है। रासलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना कामा डींग और फुलेरा जयपुर की। कामा डींग और फुलेरा जयपुर की। रासलीला के संबंध में सबसे पहले पॉइंट पढ़ा अपन ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन। दूसरा पॉइंट पढ़ा प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। और राजस्थान में प्रवर्तक कौन है, हित हरिवंश। और प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ब्रज क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखना भरतपुर, डींग, धौलपुर। और सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले कौन है, रासलीला को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले कौन है, शिवलाल कुमावत। अन्य कलाकार कौन कौन है, याद रखना कलाकारों में से क्वेश्चन पूछ सकता है, हरगोविंद स्वामी, राम स्वरूप स्वामी, रामसुख स्वामी। और प्रसिद्ध रासलीला कौन से क्षेत्र की है, तो याद रखना कामा डींग और फुलेरा जयपुर की। इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना इनको। नेक्स्ट अपन जो लीला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सनकादिक लीला। सनकादिक लीला के संबंध में सबसे पहले याद रखना सनकादिक लीला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो याद रखना मेवाड़ क्षेत्र की। किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र की। याद रखना किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र की। सनकादिक लीला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो याद रखना मेवाड़ क्षेत्र की। मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो याद रखना मेवाड़ में 2 क्षेत्र प्रसिद्ध है, जिसमें पहला है गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में और दूसरा याद रखना बस्सी चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ की 2 जगह पे
सनकादिक लीला प्रसिद्ध है? गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में, याद रखना, गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में और बस्सी चित्तौड़गढ़ में। जो गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में जो सनकादिक लीला होती है वो किस महीने में होती है? तो याद रखना आश्विन महीने में। कौन से महीने में? आश्विन महीने में। गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में कौन से महीने में सनकादिक लीला होती है? तो याद रखना आश्विन महीने में। और बस्सी चित्तौड़गढ़ में सनकादिक लीला किस महीने में होती है? तो याद रखना कार्तिक महीने में। कौन से में? कार्तिक मास में, याद रखना। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में कौन से माह में आयोजित होती है? आश्विन माह में। और बस्सी चित्तौड़गढ़ में कौन से महीने में आयोजित होती है? कार्तिक मास में। सनकादिक लीला का प्रमुख क्षेत्र मेवाड़ है। गोसुंडा चित्तौड़गढ़ और बस्सी चित्तौड़गढ़, दो जगह याद रखना। गोसुंडा चित्तौड़गढ़ जिसमें आश्विन मास को सनकादिक लीला का आयोजन होता है और बस्सी चित्तौड़गढ़ में कार्तिक मास में आयोजन होता है। याद रखना, गोसुंडा चित्तौड़गढ़ आश्विन मास में भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध करते हुए झांकी निकाली जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध करते हुए झांकी निकाली जाती है, किस क्षेत्र में निकाली जाती है? तो याद रखना गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में, याद रखना गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में। और गणेश जी, कालका माता और गोरा काला भैरव की झांकी कहाँ निकाली जाती है? तो याद रखना बस्सी चित्तौड़गढ़ में। गणेश जी, कालका माता, गोरा काला भैरव की झांकी कहाँ निकाली जाती है? तो याद रखना सनकादिक लीला गणेश जी, कालका माता, गोरा काला भैरव की झांकी कहाँ निकाली जाती है? तो याद रखना बस्सी चित्तौड़गढ़ में, बस्सी चित्तौड़गढ़ में। सनकादिक लीला के संबंध में सबसे पहले पॉइंट पढ़ना है प्रमुख क्षेत्र मेवाड़ में, जिसमें गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में आश्विन मास में सनकादिक लीला होती है। दूसरा पॉइंट याद रखना, भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध करते हुए झांकी किस क्षेत्र में निकाली जाती है? तो याद रखना गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में। और बस्सी चित्तौड़गढ़ के संबंध में याद रखना, बस्सी चित्तौड़गढ़ में सनकादिक लीला कार्तिक मास में होती है। दूसरा पॉइंट याद रखना, गणेश जी, कालका माता, गोरा काला भैरव की झांकी कहाँ निकाली जाती है? तो याद रखना बस्सी चित्तौड़गढ़ में। तीनों पॉइंट समझ में आ गए सनकादिक लीला से संबंधित, इनको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध करते हुए झांकी कहाँ निकाली जाती है? तो याद रखना गोसुंडा चित्तौड़गढ़। और किस महीने में? आश्विन मास में। बस्सी चित्तौड़गढ़ में गणेश जी, कालका माता और गोरा काला भैरव की झांकी निकाली जाती है, याद रखना बस्सी चित्तौड़गढ़ में कार्तिक मास में। ठीक है, नेक्स्ट अपन लीला पढ़ेंगे, वो है घोल लीला। कौन सी लीला? घोल लीला। घोल लीला के संबंध में सबसे पहले याद रखना किस क्षेत्र में? तो याद रखना सिरोही माउंट आबू में। ठीक है, कौन सी जाति की से संबंधित है? तो याद रखना गौर से, याद रखना गरासिया जनजाति से, गै से याद रखना गरासिया जनजाति से संबंधित है। और किस अवसर पर निकाली जाती है गौ लीला? तो याद रखना वैशाख शुक्ल चतुर्दशी पर। किस अवसर पर? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी पर। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। याद रखना जो गौ लीला है वो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन बख्योर की गणगौर के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। याद रखना गौ लीला प्रमुख क्षेत्र कहाँ है? सिरोही आबू में। और किस जाति से संबंधित है? याद रखना ग्रास्य जनजाति से संबंधित है। किस अवसर पर और कब निकाली जाती है गौ लीला? तो याद रखना वैशाख शुक्ल चतुर्दशी पर, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन बख्योर की गणगौर के अवसर पर प्रस्तुत की जाती है। याद रखना तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है गौ लीला से संबंधित। नेक्स्ट है नरसिंह लीला। नरसिंह लीला के संबंध में सबसे पहले याद रखना किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो याद रखना जोधपुर और पाली। मुख्य रूप से पूछे ना नरसिंह लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखना जोधपुर की है प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से पूछे तो जोधपुर, और वैसे पूछे तो दोनों जोधपुर और पाली। ठीक है, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी, जिसे वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को क्या कहते हैं? नरसिंह चतुर्दशी भी कहते हैं। नरसिंह चतुर्दशी के दिन मुल्के का मेले में प्रस्तुत की जाती है। याद रखना किस मेले में? मुल्के का मेले में प्रस्तुत की जाती है। नरसिंह लीला जोधपुर पाली की प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से पूछे जाते हैं तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी मतलब नरसिंह चतुर्दशी के दिन मुल्के के मेले में प्रस्तुत की जाती है। याद रखना नरसिंह चतुर्दशी के दिन मुल्के के मेले में प्रस्तुत की जाती है। नरसिंह लीला के संबंध में दोनों पॉइंट याद रखना अच्छे से, एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। रासदारी नाटक,
नेक्स्ट कौन सा है कौन सा नाटक है? रासदारी नाटक। रासदारी नाटक के संबंध में सबसे पहले याद रखना किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो याद रखना मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का। किस लीला पर आधारित है? तो याद रखना कृष्ण की लीला पर आधारित है। रास से याद रखना कृष्ण लीला पर आधारित है। रासदारी नाटक मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किस लीला पर आधारित है? कृष्ण लीला पर आधारित है। प्रथम रासदारी नाटक किसने लिखा था? याद रखना मोतीलाल जाट ने लिखा था। प्रथम रासदारी नाटक किसने लिखा था? याद रखना मोतीलाल जाट ने लिखा था। प्रथम रासदारी नाटक मोतीलाल जाट ने लिखा था। रासदारी नाटक किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? याद रखना मेवाड़ क्षेत्र का। किस लीला पर आधारित है? याद रखना कृष्ण लीला पर आधारित है। किसने प्रथम रासदारी नाटक लिखा? तो याद रखना मोतीलाल जाट ने प्रथम रासदारी नाटक लिखा। तीनों को याद रखना, गोह लीला, नरसिंह लीला और रासदारी नाटक। तीनों को मैंने अच्छे से पढ़ाया और आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन गंधर्व नाट्य। गंधर्व नाट्य के संबंध में भी अपने को 3 बातें याद रखनी है। पहला तो याद रखना जो गंधर्व नाट्य है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? याद रखना मारवाड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र में। दूसरा याद रखना किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना जैन धर्म से संबंधित है। और इम्पोर्टेंट याद रखना अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी की कहानी से संबंधित है। यदि अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना सकता है तो अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी की कहानी से संबंधित कौन सा लोकनाट्य है? तो याद रखना गंधर्व लोकनाट्य है। कौन सा लोकनाट्य है? गंधर्व लोकनाट्य। गंधर्व लोकनाट्य के संबंध में सबसे पहले याद रखना मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। दूसरा याद रखना जैन धर्म से संबंधित है। तीसरी बात याद रखनी है अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी की कहानी से संबंधित है। ठीक है, गंधर्व नाट्य के संबंध में तीनों पॉइंट क्लियर। अब इसके संबंध में एक नोट इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, आपको फंसा सकता है एग्जाम में। याद रखना जो गंधर्व होता है ये क्या होते हैं? तो याद रखना मारवाड़ में पेशेवर नृत्यकार होते हैं। यदि गंधर्व पूछे ना तो याद रखना मारवाड़ में पेशेवर नृत्यकार होते हैं। ओनली गंधर्व पूछे तो मारवाड़ में पेशेवर नृत्यकार होते हैं। इसको जरूर याद करना, गंधर्व क्या होते हैं? याद रखना मारवाड़ में पेशेवर नृत्यकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कादराबूतरा की सवारी। कादराबूतरा की सवारी से संबंधित एक ही क्वेश्चन बनता है, ये किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो याद रखना गीजगढ़ दौसा की प्रसिद्ध है। गीजगढ़ दौसा की प्रसिद्ध है। कादराबूतरा की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? गीजगढ़ दौसा की। नेक्स्ट याद रखना जो डाक सवारी है, कौन सी? डाक सवारी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखना डाक सवारी उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। किस अवसर पर? चैत्र कृष्ण तृतीया पर। और किस समाज के द्वारा? तो याद रखना तेली समाज द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। डाक सवारी उदयपुर की प्रसिद्ध है चैत्र कृष्ण तृतीया पर। किस समाज के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो याद रखना तेली समाज के द्वारा आयोजन किया जाता है। डाक सवारी के संबंध में तीनों बिंदु याद हैं। पहला याद रखना डाक सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। किस अवसर पर? चैत्र कृष्ण तृतीया पर। किस समाज के द्वारा आयोजन होता है? तो याद रखना तेली समाज के द्वारा आयोजन होता है। नेक्स्ट याद रखना, नेक्स्ट है नान। नेक्स्ट कौन सा है? नान, याद रखना। नेक्स्ट लोकनाट्य कौन सा है? नान। नान कहाँ का प्रसिद्ध है? नान कहाँ का प्रसिद्ध है? नान कहाँ का प्रसिद्ध है? याद रखना सांगोद कोटा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगोद कोटा का। नान कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगोद कोटा का। सबसे पहले तो याद रखना नाहन लोकनाट्य कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखना सांगोद कोटा का। दूसरा याद रखना किस अवसर पर की जाती है? तो याद रखना होली के अवसर पर। धार्मिक झांकियों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? धार्मिक झांकियों से संबंधित होती है। चौथा याद रखना बिना पानी और बिना रंग का नाट्य कौन सा है? तो याद रखना नाहन। कौन सा लोकनाट्य? याद रखना नाहन। बिना पानी और बिना रंग का नाट्य कौन सा है? तो याद रखना नाहन। और ये याद रखना किसकी स्मृति में नाहन का आयोजन होता है? तो याद रखना सांगा गुजरी की स्मृति में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? नाहन उत्सव मनाया जाता है। सांगा गुजर की स्मृति में, सॉरी गुजरी नहीं है गुजर, सांगा गुजर की स्मृति में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखना नाहन उत्सव मनाया जाता है। नाहन उत्सव के संबंध में 5 बिंदु याद रखने हैं। पहली तो याद रखना नाहन कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगोद कोटा की। किस अवसर पर? होली के अवसर पर। याद रखना किससे संबंधित है? धार्मिक झांकियों से संबंधित है। और बिना पानी और बिना रंग का नाट्य कौन सा है? तो याद रखना नाहन नाट्य। और सांगा गुजर की स्मृति में कौन सा नाट्य किया जाता है? तो याद रखना नाहन नाट्य किया जाता है। 5 बिंदु याद है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसमें से क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट लोकनाट्य है दंगल।
नेक्स्ट लोकनाट्य कौन सा है? दंगल लोकनाट्य, सॉरी रसिया दंगल। कौन सा है? रसिया दंगल। नेक्स्ट लोकनाट्य कौन सा है? रसिया दंगल। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। याद रखना, रसिया दंगल के संबंध में दो बिंदु याद रखना। पहला याद रखना भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, दूसरा याद रखना किस प्रकार का लोकनाट्य है, तो याद रखना हास्यात्मक लोकनाट्य है। कैसा लोकनाट्य है? हास्यात्मक लोकनाट्य। रसिया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। किस प्रकार का लोकनाट्य है? याद रखना हास्यात्मक लोकनाट्य है। रशिया से याद रखना एक रशिया बालम मंदिर कहाँ पे है? रशिया बालम मंदिर याद रखना माउंट आबू में है। कहाँ पे है? माउंट आबू में। रशिया बालम मंदिर कहाँ पे है? याद रखना माउंट आबू में। रशिया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखना भरतपुर का प्रसिद्ध है। और किस प्रकार का लोकनाट्य है? तो याद रखना ये हास्यात्मक लोकनाट्य है। दोनों रशिया दंगल के संबंध में दोनों बिंदु क्लियर। भरतपुर का प्रसिद्ध है, हास्यात्मक लोकनाट्य है। रशिया से याद रखना रशिया बालम मंदिर कहाँ है? तो याद रखना माउंट आबू में है। नेक्स्ट नाट्य पढ़ेंगे अपन बेटकी नाट्य, मतलब बैठकर किए जाने वाला नाट्य। बेटकी नाट्य कहलाता है जो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो याद रखना दौसा, सवाई माधोपुर और करौली। तीन जिले याद रखना, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली। बेटकी नाट्य कहाँ किया जाता है? दौसा, सवाई माधोपुर, करौली। याद रखना बेटकी नाट्य दौसा, सवाई माधोपुर, करौली। लोकनाट्य के संबंध में ये जो इम्पोर्टेंट लोकनाट्य थे ये तो अपन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में एक शब्द जुड़ा हुआ था सिलेबस में, रंगमंच। यदि रंगमंच भी जुड़ा हुआ है ना तो अपने को इससे संबंधित और भी बिंदु पढ़ने होते हैं जो अपन पढ़ेंगे इसमें, इसी क्लास में पढ़ेंगे अपन। याद रखना ये भी, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है यदि आपके सिलेबस में रंगमंच लिखा हुआ है तो रंगमंच लिखा हुआ है तो ये पढ़ लेना। फारसी थिएटर, अब याद रखना फारसी थिएटर एक प्रकार का रंगमंच होता है। मतलब इसके संबंध में चार बिंदु याद रखना। सबसे पहले तो जो फारसी थिएटर है इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखना इसका प्रारंभ कब हुआ था? फारसी थिएटर का प्रारंभ कब हुआ था? याद रखना 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। फारसी थिएटर का प्रारंभ कब हुआ था? याद रखना 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ था? तो याद रखना ब्रिटेन इंग्लैंड में सर्वाधिक प्रभाव। फारसी थिएटर का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ था? ब्रिटेन इंग्लैंड में सर्वाधिक प्रभाव था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना ब्रिटेन के उपनिवेशों भारत पर प्रभाव था इसका। ब्रिटेन के उपनिवेशों भारत पर प्रभाव था। उपनिवेश क्या होता है? याद रखना किसी राष्ट्र को व्यावसायिक रूप से उस पर नियंत्रण करना क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है महबूब हसन ने जयपुर और अलवर में नाटक प्रस्तुत किए थे। याद रखना जयपुर और अलवर में जो फारसी थिएटर नाटक प्रस्तुत किए थे किसने किए थे? तो याद रखना महबूब हसन ने जयपुर और अलवर में नाटक प्रस्तुत किए थे। फारसी थिएटर महबूब हसन ने जयपुर अलवर में नाटक प्रस्तुत किए थे। याद रखना फारसी थिएटर के संबंध में चार बिंदु याद रखना। पहला तो कौन सी शताब्दी में प्रारंभ किया गया था? 20वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया था। सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटेन और इंग्लैंड में था और ब्रिटेन के उपनिवेशों पर प्रभाव था। चौथा पॉइंट याद रखना महबूब हसन ने जयपुर और अलवर में नाटक प्रस्तुत किए थे। जयपुर और अलवर में नाटक प्रस्तुत किसने किए थे? याद रखना महबूब हसन ने किए थे। जयपुर अलवर में नाटक प्रस्तुत किसने किए? महबूब हसन ने। फारसी थिएटर के संबंध में चार बिंदु याद हो गए, अब इनको अच्छे से याद करना। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फारसी थिएटर के कौन कौन सी संस्थाएं हैं। मतलब इसमें फारसी थिएटर में ये संस्थाओं से कई बार क्या है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इन संस्थाओं को याद रखना। तो जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सी संस्था पढ़ेंगे? तो याद रखना सबसे पहले पढ़ते हैं अपन राम प्रकाश थिएटर। राम प्रकाश थिएटर की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1878-79 में। कहाँ हुई थी? जयपुर में। याद रखना राम प्रकाश थिएटर स्थापना 1878-79 में हुई थी। कहाँ हुई थी? जयपुर में। सवाई किसके काल में हुई थी? तो याद रखना सवाई राम सिंह सेकंड के काल में हुई थी। और याद रखना उत्तर भारत का प्रथम फारसी थिएटर रंगमंच है ये। जो राम प्रकाश थिएटर के संबंध में तीन बिंदु याद रखनी है। सबसे पहले तो याद रखना राम प्रकाश थिएटर की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1878-79 ईस्वी में हुई थी, जयपुर में हुई थी।
ठीक है। दूसरा याद रखना किसके काल में हुई थी, तो याद रखना सवाई राम सिंह सेकंड के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी, तो याद रखना सवाई राम सिंह सेकंड के काल में हुई थी। तीसरा पॉइंट याद रखना उत्तर भारत का प्रथम फारसी थिएटर कौन सा है, तो याद रखना रामप्रकाश थिएटर। उत्तर भारत का प्रथम फारसी थिएटर कौन सा है, तो याद रखना रामप्रकाश थिएटर। रामप्रकाश थिएटर के संबंध में तीनों बिंदु याद रखना। स्थापना 1878-79 जयपुर में हुई थी। सवाई राम सिंह सेकंड के काल में इसका आरंभ हुआ था। और उत्तर भारत का प्रथम फारसी थिएटर कौन सा था, रामप्रकाश थिएटर। नेक्स्ट पढ़ेंगे भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला के संबंध में याद रखना स्थापना कब हुई थी, 1921 में। कहाँ हुई थी, झालावाड़ में। भवानी नाट्यशाला की स्थापना कब हुई थी, 1921। कहाँ हुई थी, झालावाड़ में। भवानी सिंह के काल में इसका प्रारंभ हुआ था। और किस शैली पर आधारित है, तो याद रखना ओपरा शैली पर आधारित है। किस शैली पर आधारित है, ओपरा शैली पर आधारित है। भवानी नाट्यशाला स्थापना कब हुई, 1921। कहाँ हुई, झालावाड़ में। किसके काल में हुई, तो याद रखना भवानी सिंह के काल में हुई। किसके काल में हुई, भवानी सिंह के काल में हुई। और किस शैली पर आधारित, याद रखना ओपेरा शैली पर आधारित है। भवानी नाट्यशाला की स्थापना 1921 झालावाड़ में हुई। किस काल में हुई, भवानी सिंह के काल में हुई। किस शैली पर आधारित है, याद रखना ओपेरा शैली पर आधारित है। नेक्स्ट याद रखना मारवाड़ नाटक संस्था। नेक्स्ट याद रखना मारवाड़ नाटक संस्था। मारवाड़ नाटक संस्था की स्थापना कब हुई, 1893 में लक्ष्मण दास डांगी ने जोधपुर में स्थापना की थी। याद रखना मारवाड़ नाटक संस्था की स्थापना किसने की और कब की और कहाँ की, याद रखना मारवाड़ नाटक संस्था की स्थापना 1897 में लक्ष्मण दास डांगी ने जोधपुर में स्थापना की। मारवाड़ नाटक संस्था की स्थापना कब हुई, 1897 में। कहाँ हुई, जोधपुर में। किसने की, लक्ष्मणदास डांगी ने। याद रखना 1897 में जोधपुर में स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई, तो याद रखना लक्ष्मणदास डांगी के द्वारा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मुक्ताकाशी थिएटर। कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है, मुक्ताकाशी थिएटर। मुक्ताकाशी थिएटर के संबंध में याद रखना ये कहाँ स्थित है, याद रखना उदयपुर में। इसके संबंध में एक ही पॉइंट याद रखना, मुक्ताकाशी थिएटर उदयपुर में। दूसरा याद रखना गंगा थिएटर। गंगा थिएटर कहाँ है, बीकानेर में। गंगा सिंह द्वारा निर्माण किया जाता है। गंगा थिएटर कहाँ स्थापित है, बीकानेर में। और इसकी स्थापना किसने की थी, याद रखना गंगा सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। गंगा थिएटर कहाँ पर है, बीकानेर में। और गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट है रविंद्र रंगमंच। नेक्स्ट कौन सा है, रविंद्र रंगमंच। इसकी स्थापना कभी 1963 में की। कहाँ हुई, जयपुर में। याद रखना रविंद्र रंगमंच 1963 में स्थापना हुई। और कहाँ है ये, जयपुर में। याद रखना जयपुर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो याद रखना राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जोधपुर में। कब हुई, 6 जुलाई 1957 को। कहाँ हुई, 6 जुलाई 1957। 6 जुलाई 1957 याद रखना। नेक्स्ट याद रखना जवाहर कला केंद्र। नेक्स्ट याद रखना जवाहर कला केंद्र। इसकी स्थापना 1993 में कहाँ हुई थी, जयपुर में। जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1993 में। और कहाँ हुई थी, जयपुर में। जवाहर कला के केंद्र के संबंध में एक पॉइंट और याद रखना, जो जवाहर कला केंद्र है इसके वास्तुकार कौन है, तो याद रखना चार्ल्स कोरिया। आप अपने नोट्सों में ऐड कर लेना। जो जवाहर कला केंद्र है इसकी स्थापना 1993 में जयपुर में हुई। और इसके वास्तुकार कौन है, ये पॉइंट ऐड कर लेना। जो जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार कौन है, तो याद रखना चार्ल्स कोरिया। कौन है, चार्ल्स कोरिया। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जवाहर कला केंद्र से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार कौन है, तो याद रखना चार्ल्स कोरिया। स्थापना 1993 में कहाँ हुई, जयपुर में। ठीक है, ये अपन ने जो इम्पोर्टेंट संस्था थी उनके बारे में पढ़ा। इसमें से क्या होता है, एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी नाट्यशाला का स्थापना की गई, किसके काल में की गई। तो याद रखना आप इन संस्थाओं को और इनकी स्थापना को भी याद रखना। और कहाँ कहाँ है ये, किस किस जिले में है, तो उनको भी याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन जो फारसी थिएटर है इसके जो प्रमुख कलाकार है वो कौन कौन है। तो याद रखना जो फारसी थिएटर है इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है, तो अपन एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में। तो याद रखना जो फारसी थिएटर है इसका पहला कलाकार है, तो कौन है पहला कलाकार, याद रखना पहला कलाकार कौन है, तो याद रखना इसका पहला कलाकार है कन्हैयालाल पंवार।
पहला कौन है? कन्हैयालाल पंवार। याद रखना, जो कन्हैयालाल पंवार है इन्हें राजस्थान में लोकनाट्यों को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। राजस्थान में लोकनाट्य का जनक और निर्देशन किसको कहा जाता है? तो याद रखना कन्हैयालाल पंवार को। राजस्थान में लोकनाट्यों का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान में लोकनाट्यों का जनक किसे कहा गया है? तो याद रखना कन्हैयालाल पंवार को। ठीक है, कन्हैयालाल पंवार के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए हैं? तो याद रखना 3 नाटक लिखे हैं। डोला मारू, पहला डोला मारू, दूसरा चुनरी और तीसरा रामू चन्ना। डोला मारू, चुनरी, रामू चना। याद रखना डोला मारू, चुनरी, रामू चना। ठीक है, कन्हैयालाल पंवार को क्या कहा जाता है? राजस्थान में लोकनाट्य का जनक। लोकनाट्य का जनक भी बोल सकते हैं, लोकनाट्य का निर्देशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, कन्हैयालाल पंवार के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए हैं? तो याद रखना पहला लिखा गया डोला मारू, दूसरा चुनरी, तीसरा रामू चनन। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रमुख कलाकार है वो है गणपत लाल डांगी। नेक्स्ट कौन है? गणपत लाल डांगी। गणपत लाल डांगी को क्या कहा जाता है? गीगलारा बापू। याद रखना गणपत लाल डांगी, गीगलारा बापू। और सैनिकों के सम्मान में इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था, उसको याद रखना। कौन सा कार्यक्रम है वो? लड़े सूरमा आज जी रेडियो कार्यक्रम चलाया था। जो गणपत लाल डांगी है, सैनिकों के सम्मान में कौन सा कार्यक्रम चलाया था? तो याद रखना लड़े सूरमा आज जी रेडियो कार्यक्रम चलाया था। कौन सा? लड़े सूरमा आज जी कार्यक्रम चलाया था। लड़े सूरमा आज जी कार्यक्रम किसने चलाया था? तो याद रखना गणपत लाल डांगी ने चलाया था। किसने चलाया था? गणपत लाल डांगी में। नेक्स्ट कलाकार है माणिक्यलाल डांगी। नेक्स्ट कलाकार में इतना याद रखना अपने को, माणिक्यलाल डांगी। चौथा कलाकार है हबीब तनवर, हबीब तनवर। नेक्स्ट कलाकार कौन है? हबीब तनवीर। तो इसके संबंध में याद रखना, जब विजयदान देथा के चरण दास चोर नाटक का प्रस्तुतिकरण किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है, विजयदान देथा के चरणदास चोर नाटक का प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना हबीब तनवीर के द्वारा किया गया है। विजयदान देथा के चरणदास चोर नाटक का प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना हबीब तनवीर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट याद रखना, जो हमीदुल्ला है इनके द्वारा कौन कौन से नाटक किए गए हैं? तो याद रखना ख्याल बहार मली, अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ख्याल बहार मली के नाटक किसने लिखा था? तो याद रखना हमीदुल्ला ने। और दरिंदे लिखे किसी ने? दरिंदे लिखे ये भी किसने लिखा था? हमीदुल्ला ने लिखा था। याद रखना हमीदुल्ला के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए हैं? पहला याद रखना ख्याल बहार मली, दूसरे याद रखना दरिंदे लिखे। और हबीब तनवीर के द्वारा क्या प्रस्तुतिकरण किया गया था? तो याद रखना विजयदान देथा के चरणदास चोर नाटक का प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना हबीब तनवीर के द्वारा किया गया है। विजयदान देथा के चरणदास चोर नाटक का प्रस्तुतिकरण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? याद रखना हबीब तनवीर के द्वारा किया गया है। यहाँ पे अपना टॉपिक समाप्त हो जाता है और अब अपन ने पूरा टॉपिक अच्छे से किया। इसमें लगभग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इनको अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया और बहुत कम समय में पढ़ाया है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। आपको क्लासेस समझ में आ रही है सभी को? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको सारी क्लासेस समझ में आ रही है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना आपको? तो मुझे बता देना। आप किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप चलो क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं अपन। ठीक है, सभी का धन्यवाद। ओके।